नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख आयोग। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर जो आयोग वाला टॉपिक है उसको पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आयोग यानी कमीशन। हमारे राजस्थान में 3 प्रकार के आयोग हैं। कितने प्रकार के आयोग हैं? 3 प्रकार के आयोग हैं। एक तो होता है संवैधानिक आयोग, दूसरा होता है सांविधिक या वैधानिक आयोग, और तीसरा होता है कार्यकारी या आदेश द्वारा बनाया गया आयोग। तो पहले देखते हैं जिसका संविधान में पहले से उल्लेख था वो था संवैधानिक आयोग। जिसको बाद में बनाया गया उसको बोलते हैं सांविधिक या वैधानिक आयोग, विधानसभा के द्वारा या संसद के द्वारा। और जो मुख्यमंत्री या किसी के आदेश द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया आयोग। तो देखते हैं संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं। संवैधानिक आयोग है पहला राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है? तो अनुच्छेद 249 के से लेकर 249 जेड ए तक राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। दूसरा आ जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? तो वो है अनुच्छेद 215 से 223 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। तीसरा आ जाता है, ये हमारे कौन से हैं? संवैधानिक आयोग हैं। दूसरे देखते हैं सांविधिक या वैधानिक आयोग। तो हमारे राजस्थान में सांविधिक या वैधानिक आयोग कौन कौन से हैं जो संविधान द्वारा नहीं बनाकर संसद द्वारा बनाए गए हैं? पहला है राज्य मानवाधिकार आयोग। संसद के कानून हैं। संसद के कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा आ जाता है राज्य सूचना आयोग। यह जो है राज्य सूचना आयोग, यह संसद के कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित है। तीसरा है लोकायुक्त, जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून है। और उसके बाद में आता है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। यह राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित किया गया है। तीसरा प्रकार का आयोग आ जाता है राज्य कार्यकारी आदेश आयोग। इसमें पहला आयोग है राज्य आयोजना बोर्ड, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं अब देखते हैं हम संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग में पहला है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें क्या क्या है? तो यह एक कौन सा है? यह एक संवैधानिक आयोग है। कौन सा आयोग है? तो यह एक संवैधानिक आयोग है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के से लेकर 243 जेड ए, जो संविधान के भाग 9 और भाग 9 ए में इसका उल्लेख है। इसकी स्थापना, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले निर्णय लिया गया, जो 17 जून 1994 को लिया गया। इसके आगे राज्य निर्वाचन आयोग को 1 जुलाई 1994 को स्थापित किया गया राजस्थान में। इसकी संरचना क्या है? तो इसमें यह एक संसदीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सबसे ऊपर कौन होता है राज्य में? राज्य निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? तो श्री मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयोग है वर्तमान में राजस्थान के। राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे आ जाता है सचिव, जो एक IAS रैंक का अधिकारी होता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है, जो कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में प्रवीण गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है राजस्थान में? प्रवीण गुप्ता। उसके नीचे आ जाता है उप सचिव,
जो कि एक RAS लेवल का अधिकारी होता है। फिर जिले के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जो जिला कलेक्टर होता है। उसके बाद में आता है जिला पंजीयन अधिकारी, जो भी जिला कलेक्टर होता है। उसके बाद में आता है निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद में सहायक निर्वाचन अधिकारी, उसके नीचे होता है मतदान अधिकारी, और नीचे नीचे होता है बूथ स्तरीय अधिकारी, मतलब BLO, जो स्कूलों के अंदर होता है। अब देखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त हेतु योग्यताएं क्या क्या है? तो सबसे पहली योग्यता है सेवानिवृत्त लोक सेवक जिसने अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया हो। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके वेतन और भत्ते जो हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। और जो आयुक्त के वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस्तीफा राज्यपाल को देता है और निष्कासन प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति की जाती है, जो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124(4) के अंदर इसका उल्लेख है। निष्कासन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो 243 के से लेकर ZA तक इसके कारण हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए? पहला कारण है कदाचार या दुर्व्यवहार। दूसरा कारण है असमर्थता। और ये वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो ये राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। नोट: राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुपस्थिति में आयोग का सचिव आयुक्त की तरह ही कार्य करता है। आयोग की स्वतंत्रता व स्वायत्तता के लिए आयोग की स्वतंत्रता व स्वायत्तता हेतु किए गए उपाय क्या क्या उपाय किए गए हैं? तो पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। आयोग को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। आयुक्त के कार्यकाल की निश्चितता। कार्यकाल क्या होता है? तो वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, वो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। निष्कासन की प्रक्रिया जटिल है, जो राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के पश्चात निर्णय लिया जाता है। आयुक्त के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात लाभकारी परिवर्तन पर रोक है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं? तो आयोग के कार्य भी आयोग के क्या क्या कार्य हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है राज्य में पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनावों का आयोजन करवाना। दूसरा, स्थानीय निकायों के उपचुनावों का आयोजन करवाना। और तीसरा कारण है पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के चुनावों का दौरा व मतदाता सूची का नवीनीकरण करवाना। चौथा कारण है चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना और चुनावों को स्थगित करना। ये इसके कार्य हैं। अगला कार्य है राज्य सरकार को परिसीमन मामलों में सहायता प्रदान करना। राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। मतदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य करना,
जैसे पेयजल और दिव्यांगों हेतु सुविधा की रैंप की सुविधा करना। 10वां कार्य राज्य में विभिन्न चुनाव सुधारों का क्रियान्वयन करना। ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होते हैं। जैसे पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग करना और फोटोयुक्त मतदाता सूची। अब आ जाती है राज्य निर्वाचन आयोग की कमियां क्या क्या है। क्या क्या कमियां हैं राज्य निर्वाचन आयोग की? तो इसकी कमियां हैं, इसकी पहली कमी है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में राज्य सरकार का एकाधिकार होता है। केवल सेवानिवृत्त लोक सेवकों को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है और आयुक्त का पद रिक्त रह सकता है। आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया है। सुझाव और सुधार क्या क्या है राज्य निर्वाचन आयुक्त के? तो पहला है राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कॉलेजियम की सहायता से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष व विधानसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होना चाहिए। इसके प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर यह समिति बनती है। दूसरा है भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग को साथ लाने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के अनुभवों को साझा कर सके। ये सुधार कर सकते हैं। तीसरा सुधार ये कर सकते हैं कि सरकारी या सेवानिवृत्त लोक सेवकों की जगह स्वतंत्र व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कि स्रोत कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया है सुझाव के रूप में। राज्य सरकारों को राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य प्रणाली की संवैधानिक योजना का पालन करना चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। अब आ जाता है दूसरा आयोग। दूसरा आयोग है राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी। रियासत काल का प्रथम लोक सेवा आयोग जो जोधपुर में था 1937 के अंदर। आरपीएससी की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया गया था 16 अगस्त 1949 को। आरपीएससी प्रभाव में कब आया? तो ये 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम अध्यादेश 1949 द्वारा प्रभाव में आया। और आरपीएससी ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया? तो 22 दिसंबर 1949 में इसने कार्य करना आरंभ किया। आगे देखते हैं आरपीएससी की संरचना क्या क्या है। तो आरपीएससी में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं 2011 से। स्थापना के समय इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे एस के घोष और 2 सदस्य जो थे वो थे डीएस तिवारी और एनआर चांद्रोकर। अब ये कहता है कि राज्यपाल आरपीएससी की सदस्यों की संख्या में वृद्धि और कमी कर सकता है। तो आरपीएससी के सदस्यों की वृद्धि और कमी कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है सिर्फ राज्यपाल, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1974 द्वारा संशोधन कर सकता है, कमी कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसमें सबसे ऊपर होता है अध्यक्ष, उसके नीचे होता है इसके 7 सदस्य वर्तमान में, और एक होता है सचिव जो कि आईएएस अधिकारी लेवल का होता है 1969 से। उसके नीचे होता है संयुक्त सचिव जो कि आरएएस रैंक का अधिकारी होता है, और उसके नीचे उप सचिव कार्य करते हैं। तो योग्यता क्या क्या है आरपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए? तो योग्यता है
पहली है 50% सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें संघ या राज्य सरकार में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो कार्य करने का। 50% सदस्य वकील हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं या शिक्षाविद हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जिस व्यक्ति या जिस आदमी की सिफारिश राज्यपाल से करेंगे उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। वर्तमान में इसका कार्यकाल क्या है? तो आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो होता है। और उसका संशोधन कब किया गया था? तो 41वें संविधान संशोधन द्वारा इसका कार्यकाल फिक्स किया गया था, 6 वर्ष या 62 वर्ष। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, मतलब दोबारा नियुक्ति नहीं होगी एक बार नियुक्ति होने के बाद में। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसी भी प्रकार के लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? किसी प्रकार के लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते। अब बता दिए पुनर्नियुक्ति के प्रावधान क्या क्या है। तो आरपीएससी का अध्यक्ष और आरपीएससी का सदस्य। तो आरपीएससी का अध्यक्ष दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता और ना ही किसी लाभ के पद पर कार्य कर सकता है। आरपीएससी का सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष बन सकता है। उसी प्रकार आरपीएससी के अंदर ये रूल है। और स्टेट बीसीएस जो कि अदर स्टेट में है उसमें क्या होता है कि आरपीएससी का जो भी अध्यक्ष और सदस्य है वो दोबारा उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उससे ऊपर वाले पद पर नियुक्त हो सकते हैं। और यूपीएससी जो कि संघ लोक सेवा आयोग है उसमें अध्यक्ष और सदस्य जो है वो पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है उनकी। और जो आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य है वो इस्तीफा किसको देगा? तो वो इस्तीफा देंगे राज्यपाल को और वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल को सौंपेंगे। अब इनके हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष को? तो इसके हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात इनके पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के अधिकार के आधार कौन कौन से हैं? तो पहला आधार है कदाचार या दुर्व्यवहार, दूसरा है असमर्थता, तीसरा है दिवालियापन, चौथा लाभ के पद पर कार्य करना और पांचवा है नैतिक पतन होना। राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दौरान अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। जब उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप हो और जांच चल रही हो तो जो राज्यपाल है वो अध्यक्ष और सदस्य को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 317(2) के अंदर है, इसका उल्लेख है। वेतन और भत्ते क्या क्या होंगे अध्यक्ष और सदस्य के? ये राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। अध्यक्ष की जो वेतन होगा वो होगा 2,25,000 पर मंथ और सदस्य का होगा 2,15,000 पर मंथ इनका वेतन होगा। अब है आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग में जो कार्यवाहक अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। आरपीएससी का कार्यालय कहाँ होगा? तो आरपीएससी का कार्यालय अजमेर है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 से की गई है, जो कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई है। आरपीएससी के कार्य हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंदर है। तो आरपीएससी के कार्य कौन कौन से हैं? इसका पहला कार्य है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं व साक्षात्कारों का आयोजन करवाना। दूसरा कार्य है राजस्थान सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करना। जो किस प्रकार की सलाहें होंगी? तो विभिन्न नीतियों के मामले में, जैसे भर्ती, प्रशिक्षण,
पद स्थापन और स्थानांतरण आदि। अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में भी ये सुझाव दे सकते हैं या सिफारिश भेज सकते हैं। राज्य सरकार की पेंशन संबंधी मामलों में, कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति और मुआवजे के मामले में राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेंगे और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन भी करवाएंगे। और इसी प्रकार वे मामले जिन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह लेती है, तो किस किस मामले में राज्य सरकार आयोग से सलाह लेती है? तो पहला है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले में राज्य सरकार इनसे सलाह लेगी। नई लोक सेवाओं के सृजन में सलाह लेगी। पदों का वर्गीकरण, सेवाओं का आवंटन, परिवीक्षा काल या प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी, उसमें सुझाव लेगी। और परिवीक्षा काल व पदोन्नति के पश्चात जो वेतन दिया जाएगा उसके ऊपर भी ये डिसीजन करेगी। अब देखते हैं आरपीएससी की जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी कमियां क्या क्या है। तो इसकी पहली कमी है जाति आधारित नियुक्तियां। दूसरी कमी है अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद हैं, वो भी इसकी कमी है। वर्तमान में भी इसके रिक्त पद हैं। आयोग की सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी भी नहीं है, ये इसकी कमी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। विवादित भर्ती प्रक्रिया और भर्तियों में देरी, ये इसके प्रमुख कारण है। आयोग में राजनीतिक हस्तक्षेप, ये भी इसका कारण है। और आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी केवल औपचारिक प्रक्रिया है, ये भी इसका मुख्य कारण है। अब आयोग में क्या क्या सुधार कर सकते हैं या क्या क्या सुधार किए हुए हैं, तो वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था। लिखित परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था की गई है। माई एग्जाम माई रिव्यू, ऑनलाइन परीक्षाओं में जो माई एग्जाम माई रिव्यू है वो इसका सुधार किया गया है। परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन टेस्टिंग, ट्रेनिंग, ट्रेसिंग, ये भी इसका प्रमुख सुधार है। और प्री लिटिगेशन समिति का गठन किया गया है और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, ये इसके क्या है, सुधार किए गए हैं। आयोग में क्या क्या सुझाव कर सकते हैं, तो क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। अब तो सदस्य के पदों में वर्दी की जानी चाहिए। सदस्यों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। और भर्ती संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा कारण है भर्ती परीक्षाओं का, 14 सुधार है, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बनाकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए बोर्ड को। और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए। अब आ जाता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यह भी एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका उल्लेख 315 अनुच्छेद के अंदर है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापना के पश्चात क्या कहलाता है, सांविधिक आयोग कहलाता है। कौन सा आयोग कहलाता है, सांविधिक आयोग कहलाता है। अब हम सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग में चल रहे हैं। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया इस्तीफा, निष्कासन और निलंबन जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यों के राज्यपालों को सौंपता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन पंजाब हरियाणा के लिए किया जा चुका है, जो कि 1966 में किया जा चुका है। अगला आता है सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग में क्या क्या चल रहा है। पहला है लोकायुक्त। लोकायुक्त में स्वीडन में राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ओम्बुड्समैन संस्थान को स्थापित किया गया था। किस संस्थान को, तो ओम्बुड्समैन संस्थान को स्थापित किया गया था। इसे ब्रिटेन में फिनलैंड में संसदीय आयुक्त कहा जाता है और रूस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ओम्बुड्समैन जैसे संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की थी 1963 में। किसने की थी,
प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। प्रथम बार इसकी स्थापना हेतु लोकसभा में 1968 में विधेयक लाया गया था। लोकपाल व लोकायुक्त का नाम दिया गया किसके द्वारा? तो LM सिंघवी जो समिति थी उसके द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त का नाम दिया गया है। पहला राज्य जहां लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ तो वो कहाँ हुआ था? उड़ीसा के अंदर 1970 में इसका विधेयक पारित हुआ था। पहला राज्य उड़ीसा था। तो और वह पहला राज्य जहां लोकायुक्त नियुक्त किया गया था तो वो किया गया था महाराष्ट्र में 1971 में। विधेयक पारित कौन से राज्य में हुआ? सबसे पहले उड़ीसा में। और लोकायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई? तो वो की गई महाराष्ट्र में। राजस्थान का लोकायुक्त। राजस्थान का लोकायुक्त तो इसमें राजस्थान में लोकायुक्त एक सांविधिक संस्थान है, क्योंकि इसमें राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा इसको स्थापित किया गया है। विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया है? तो 3 फरवरी 1973 को इस पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किया गया। राष्ट्रपति ने कब अनुमति दी या हस्ताक्षर किया? तो 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने भी अनुमति दे दी। अब इसकी संरचना क्या क्या है? लोकायुक्त संस्थान की संरचना क्या क्या है? तो उसमें एक तो होता है लोकायुक्त, उसके नीचे होता है उपलोकायुक्त, फिर होता है सचिव और एक होता है उप सचिव। अब देखते हैं प्रथम लोकायुक्त। तो प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। कौन थे प्रथम लोकायुक्त? ID दुआ। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो MB शर्मा का 8 वर्ष इनका सर्वाधिक कार्यकाल है। लोकायुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? तो विनोद शंकर दवे का न्यूनतम कार्यकाल है। लोकायुक्त जो किसी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं? तो जस्टिस DP गुप्ता राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। दूसरा है MC श्रीमाली, सिक्किम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और तीसरा है मिलाप चंद्र जैन, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनको लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। योग्यता क्या क्या है लोकायुक्त पद की? तो योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या समकक्ष होना चाहिए। कार्यकाल क्या क्या होता है लोकायुक्त का? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष वर्तमान में। 2018 में इसका कार्यकाल 8 साल था और 2019 से इसका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ये किसने कहा था? तो MB शर्मा ने ये कहा था कि लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। और नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। समिति की संरचना कैसी क्या होगी? तो इसमें एक तो होगा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और विधानसभा में विपक्ष का नेता इसमें समिति की संरचना होगी। समिति में के सदस्य होंगे। वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान दिए जाएंगे और इसको शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति दिलाएगा लोकायुक्त को, और ये इस्तीफा भी राज्यपाल को प्रदान करेगा या राज्यपाल को देगा। निष्कासन प्रक्रिया क्या है? तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की जांच के पश्चात विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद इसको निष्कासित किया जा सकता है। समिति की संरचना क्या क्या होगी? समिति का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। हटाने की प्रक्रिया कदाचार और
असमर्थता इसकी हटाने की प्रक्रिया है, कदाचार स्थापित होने पर या असमर्थता स्थापित होने पर राज्यपाल अपना लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेगा। और लोकायुक्त का जो क्षेत्राधिकार होगा वो क्या क्या होगा, तो देखते हैं किस किस की जांच कर सकता है लोकायुक्त। तो ये मंत्री की जांच कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष या लोक सेवक सचिव की जांच कर सकता है, जिला परिषद के जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख की जांच कर सकता है, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान तथा राजस्थान राज्य संस्थाओं की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की जांच भी कर सकता है। नगर निगम के महापौर व उप महापौर की जांच कर सकता है, नगर परिषद के सभापति व उप सभापति की जांच कर सकता है, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरीय निकाय की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष, सरकारी कंपनियों निगमों व मंडलों के अध्यक्ष की ये जांच कर सकता है। ये इसके अधिकार हैं। और जो क्षेत्राधिकार से बाहर है, जिनकी ये जांच नहीं कर सकता, तो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सरपंच और उपसरपंच, आरपीएस के अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रादेशिक आयुक्त। उसके बाद में आ जाता है विधानसभा सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता। महालेखाकार और राजस्थान सरकार के जो महालेखाकार है उस पर कार्य नहीं कर सकता। राजस्थान उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता। जो सेवानिवृत्त लोक सेवक हो चुके हैं उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता। और भ्रष्टाचार के 5 वर्ष पुराने जो मामले हैं उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं लोकायुक्त के कार्य क्या क्या हैं। तो इसका पहला कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध जो शिकायतें होती है भ्रष्टाचार की उनको प्राप्त करना, जिससे भ्रष्टाचार या कुप्रशासन की शिकायत। इसका दूसरा कार्य है लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग करने की जांच करना, लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा व अक्षमता की कमी को जांच करना, किसी को अनुचित हानि और कष्ट पहुंचाना, इसकी जांच करेगा। लोकायुक्त को जांच के दौरान निम्नलिखित शक्तियां हैं वो कि जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से प्राप्त है। तो क्या क्या शक्तियां हैं इसके पास में, तो लोक सेवक को नोटिस जारी कर सकता है, लोक सेवक की गवाही या सबूत है तो लोकायुक्त कार्यालय में बुला सकता है लोक सेवक को, लोक सेवक का शपथ पत्र पर बयान रिकॉर्ड कर सकता है तथा किसी भी सरकारी कार्यालय से सरकारी दस्तावेज मंगा सकता है। सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। राज्य सरकार को 1 माह में की गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी राज्यपाल को। लोकायुक्त गलत शिकायत पर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी लगा सकता है और राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेगा। ये इसके क्या है कार्य हैं। अब देखते हैं लोकायुक्त की कमियां क्या क्या हैं। तो पहली कमी है यह एक सलाहकारी आयोग है क्योंकि इसकी सिफारिशें राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है, स्वयं की जांच एजेंसी नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात ये क्या है, एक स्वयं की जांच एजेंसी नहीं है। लोकायुक्त या उपलोकायुक्त में निरंतर रिक्त पद रहते हैं, अत्यधिक लंबित मामले चलते रहते हैं और 5 वर्ष से पुराने मामलों में जांच का अधिकार नहीं है। ये भी क्या है इसकी कमी है। और आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन केवल औपचारिक प्रक्रिया है, ये कोई कार्य नहीं किया जाता। अब देखते हैं इसमें सुधार क्या क्या किया जा सकता है, सुझाव क्या क्या है। तो इसका पहला सुझाव है राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त की सिफारिशों में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोकायुक्त की सिफारिशों को सभी लोक सेवक एवं पदाधिकारियों को लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। लोकायुक्त का स्वयं का जांच तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और किसी भी लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने पर
सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त संस्थान में सुधार हेतु 2014 में नरपतमल लोढ़ा समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। लेकिन और लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा, जिसका निर्णय राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा। अब देखते हैं उपलोकायुक्त। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की सलाह व विमर्श के पश्चात लिया जाएगा। योग्यता राज्य सतर्कता आयुक्त व समकक्ष होना चाहिए और ये शपथ राज्यपाल व राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति इसको शपथ दिलाएगा। किसको? उपलोकायुक्त को। उपलोकायुक्त के वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति होंगे और ये इस्तीफा राज्यपाल को देगा। निष्कासन हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसका निष्कासन हेतु समिति बनेगी। अब देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। ये अब हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद।